अभिवादन है। शिक्षा का विमर्श का सवाल जब उठता है तो उसमें सबसे पहली जो मेरी चिंता थी, क्योंकि मैं 3 जिलों में डाइट का प्रिंसिपल रहा था, जो टीचर्स की ट्रेनिंग का, रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, और वो 3 जिलों के अंदर डाइट के जो ट्रेनीज होते थे उनसे मैं अक्सर पूछता था कि शिक्षा क्या है। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि मैंने भी बीएड किया तो मैंने भी देखा शिक्षा के बारे में बहुत सारे विद्वान दुनिया भर की बातें करते हैं, और उनमें जो केंद्रीय चीज़ें निकल के आती हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित जो प्रतिभा है उसको प्रस्फुटित करती है, शिक्षा मनुष्य का समाजीकरण करती है। ये जब जवाब आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आप शिक्षा का काम बता रहे हैं, शिक्षा क्या है ये तो आपने बताया नहीं। तो ये बहुत बार हमारे साथ होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है, हम स्वयं के होने का जो अर्थ है उसको समझने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। शिक्षा तो बहुत अलग बात है। तब मैं उनसे कहता था कि इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा के काम तो बता दिए, लेकिन शिक्षा क्या है ये हम अभी तक जान नहीं पाए। हमने बीएड कर दिया, एमएड कर दिया, पीएचडी इन एजुकेशन कर दिया। और ये केवल मेरा प्रश्न नहीं था। जब मैंने दुनिया भर के शिक्षा विचारकों को पढ़ा तो उसमें सबसे प्रभावशाली जो नाम था बहुत बाद में, वो पाउलो फ्रेरे थे, ब्राज़ील के, क्योंकि उनका जिक्र किए बगैर शिक्षा के जो आम सरोकार हैं, चाहे वो पहाड़ के हैं, वंचित समाजों के हैं, हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के हैं, उसको समझना आसान नहीं होगा। पाउलो फ्रेरे ने शिक्षा को जिस संदर्भ में समझा वो संदर्भ ये है कि मनुष्य अपने उद्भव के समय से ही विभिन्न किस्म के संघर्षों का से दो चार हो रहा है। वो संघर्ष जो हैं उसको सबसे पहले जिंदा रहने का संघर्ष है, मौसम के खिलाफ है, भूख के खिलाफ है, दुश्मन प्रजातियां, शत्रुओं, उनके खिलाफ संघर्ष है। संघर्ष की इस प्रक्रिया में आदमी सबसे पहले जो विकसित करता है वो टेक्निक है, तकनीक, हथियार है, जो चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो पेड़ की शाखाओं का है, वो हथियार विकसित करता है। उसके बाद मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो प्रकृति में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं को लेकर के उसके जहन में जिज्ञासा पैदा होती है, सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब ढूंढने की प्रक्रिया उसके जीवन में उद्भव से लेकर के करोड़ों वर्षों तक चलती है, और आधुनिक विज्ञान में जो हमारे दार्शनिक हैं वहाँ तक आती है, और आज जो साइंस है जो माइक्रो लेवल पर न्यूक्लियर फिजिक्स है। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रकृति के जो खूबसूरती है उसको देख करके आदमी के भीतर एक सौंदर्य बोध का विकास होता है, साहित्य जन्म लेता है, कलाएं जन्म लेती हैं, पेंटिंग आता है, डांस आता है, म्यूजिक आता है। ये सारी की सारी चीज़ें आदमी, मनुष्य प्रकृति के बीच में रहते हुए जो कुछ अर्जित करता है, उस अर्जना का जो समुच्चय है वो शिक्षा है, वो लर्निंग है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो सायास भी है, अनायास भी है, वो सप्रयास भी है, और स्वतः नैसर्गिक रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया भी है। ये जो प्रक्रिया है इसके लिए किसी औपचारिक कक्षा, औपचारिक पाठ्यक्रम और एक तरफा जो संवाद है कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत है, बल्कि वो शिक्षा के सार को और कमज़ोर और विरल कर देता है। तो जो मनुष्य की प्रकृति के साथ अंतःक्रिया है, अंततः वो समाज के साथ अंतःक्रिया है, और वो समाज के साथ अंतःक्रिया के जरिए मनुष्य और ज़्यादा अपने आप को परिष्कृत करता है, विकसित करता है, और अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है। शिक्षा की ये प्रक्रिया के जरिए जो पैदा होता है वो ज्ञान है। हम लोग अक्सर नॉलेज और एजुकेशन को बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, और बड़ी हैरानी होती है मुझे कि शहरों के तमाम बड़े बड़े स्कूल हैं वो बोर्ड लगाते हैं कि वी इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, हम देते हैं शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऐसे ही अलग अलग नारे होते हैं स्कूलों के। वो दावा करते हैं कि हम बहुत बेहतर एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। आप इम्पार्ट कर ही नहीं सकते। शिक्षा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर एक बात की थी सर ड्यूबी ने, या किसका सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का। वो कहता है कि आदमी के सामने या किसी भी जानवर के सामने एक स्टिमुलस होता है, एक प्रेरक चीज़ होती है, और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो शिक्षा का जन्मदाता है। ये है, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन बहुत लंबे ऐतिहासिक संदर्भ में जाकर ही आप हासिल कर सकते हैं।
तो शिक्षा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। हम जिसको शिक्षा देना कह रहे हैं वो शिक्षा देना नहीं, वो ज्ञान देने की बात है। लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो आपके लिए शिक्षा, वो आपके लिए ज्ञान नहीं है, वो सूचना है। अगर मैं लंदन, पेरिस से लेकर के माचू पिच्चू शिखर घूम के आ जाऊं, इंका और माया सभ्यता से लेकर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से घूम के आऊं, कोई किताब लिखूं या कोई व्याख्यान दूं, तो वो तो मेरा ज्ञान है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। लेकिन जो मैं ट्रांजैक्ट कर रहा हूं आपके बीच में, वो आपके लिए सूचना है, जब तक आप खुद वहां जाते नहीं है। इसके माने ये है कि ज्ञान का भी उत्पादन होता है, प्रोड्यूस करते हैं ज्ञान। और एनसीएफ 2005 ने कहा कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर सकें, इसके लिए उनको सक्षम बनाना होगा, एक। और दूसरा, स्कूलों को समाज से जोड़ना होगा, स्कूलों के अनुभव को समाज के अनुभवों से जोड़ना होगा। जो धाद अपने इस कक्षा कोना कक्षा का इसके जरिए कर रही है, ये तमाम संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं समाज और स्कूल के बीच में समन्वय का। ये तो था सवाल शिक्षा का। अब शिक्षा का पहाड़ के संदर्भ में क्या ऐतिहासिक अर्थ है, उसको हम देखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा ठोस दस्तावेज नहीं है कि शिक्षा की प्रक्रिया औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हमारे उत्तराखंड के तमाम इलाकों में किस तरह हुई। लेकिन मैं पौड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे था, तो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा था। पहला स्कूल जो खुला है अब तक मेरी जानकारी में, तमाम जिलों में देख लिया, 1802 में पौड़ी में दुधार खाल में। ये प्रद्युम्न शाह सम्राट थे, तब महाराजा थे, श्रीनगर राजधानी थी। दुधार खाल में पहला स्कूल खुला और वो स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नहीं था। ये तब प्राथमिक विद्यालय, आधारिक विद्यालय हमारे टाइम पे होता था, ये शब्द नहीं था। ये मदरसा शाही नाम था उसका। मदरसा था, हिंदी भी था और फारसी भी, दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाया जाता था। 1802 में स्कूल खुला और उसी दौर में गढ़वाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा भयानक भूकंप आया, जिसने लगभग 40% आबादी को खत्म कर दिया था, पूरे गढ़वाल की। 1804 में गोरखों का आक्रमण हुआ, सब जो आपका महाराजा है वो हार गए, उनका वध हो गया। 11 साल गोरखों ने राज किया। 1802 का वो पहला स्कूल देखा हमने। उसके बाद जब मैं वहाँ था तो उस समय उसको 210 साल हुए थे। ये पहला स्कूल मेरी जानकारी में। अनौपचारिक स्कूलों में मुख्य रूप से मुझे जो लगता है वो पुराने जो ज्योतिषी हमारे यहाँ होते थे, वो ज्योतिषियों का एक तो लिखना और दूसरा गणना करना, ये दोनों मकसद से चंद चुने हुए बच्चों को ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा देना, ये अनौपचारिक शिक्षा में लिखित डॉक्यूमेंट है मौजूद। उसके अलावा शिल्प की, कला की, साहित्य की, इतिहास की शिक्षा का कोई रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं। दूसरा जो स्कूल था 1802 के बाद, जब 1815 में रियासत का बंटवारा हो गया, ब्रिटिश गढ़वाल उधर रह गया और इधर टिहरी और उत्तरकाशी जनपद है, वो टिहरी रियासत के अधीन आया। तो फिर शिक्षा में इतना दीर्घ ठहराव आया कि 1876 में प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना हुई पुरानी टिहरी में, और वो भी इंटर कॉलेज नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल था। तो प्रताप शाह के नाम पे स्कूल की शुरुआत हुई, वो 1876 का है। तो यानी 74 साल के अंतराल के बाद टिहरी साम्राज्य को, या जो वो थे उनको 74 साल का फासला तय किया उन्होंने सरकारी स्कूल खोलने में, 1802 से 1876 के बीच में। फिर मैं देहरादून में आया तो मैंने वहाँ भोगपुर में देखा 1879 का स्कूल है। मैं 2004 में 2 से 4 तक यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी था देहरादून में। 125वां स्थापना दिवस मनाया था उस स्कूल का, और मजे की बात यह थी कि 125 सालों में भी उसकी इमारत पर खरोच तक नहीं आई थी, केवल उसके ट्रस्ट को बदल दिया गया था। बाकी उसका स्ट्रक्चर आज भी आप देखना चाहें तो एक पत्थर पे अभी भी लिखा हुआ है, स्थापना वर्ष 1879। तो 21 और 4 साल 2004 में 125 साल हो गए थे। उसके स्थापना वर्ष में हमने उसके एल्यूमनाई को बुलाया था, तो 4 लोग थे जो यूरोप और अमेरिका से आए थे। 1,68,000 उस जमाने में, जब मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये थी, 1,68,000 रुपये लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था स्कूल के लिए। अलमारियाँ दी थी, फर्नीचर दिया था, पंखे दिए थे और स्कूल के तमाम उपकरण उपलब्ध कराए थे।
शिक्षा मंत्री थे भंडारी जी, उन्होंने कहा कि भाई ये कोई शासनादेश हुआ है इस बारे में? मैंने कहा नहीं, ये तो हृदय से निकला हुआ आदेश है। कोई शासनादेश शिक्षा को बदल नहीं सकता। तो ये स्कूलों का जो इतिहास है, उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ के अंदर स्कूलों के इतिहास के बारे में, उसकी पूरी यात्रा के बारे में ये छोटा सा एक मैं नमूना रख रहा हूँ। उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा कि ब्रिटिश गढ़वाल जब चला गया, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, जो तब संयुक्त गढ़वाल जिला था, और यहाँ जो रियासत रह गई, वहाँ शिक्षा सबसे बड़ा कारक था जिसका एक फ़र्क था। वहाँ मैसमोर की स्थापना भी हो रही थी, वो कांसखेत भी आ रहा था, पोखड़ा भी था, नागनाथ पोखरी में भी स्कूल आ रहा था। उसके अलावा आपके तमाम जिलों में, उसमें क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की, मिडिल स्कूलों की स्थापना हो रही थी। और उसके बरक्स हम जब इधर देखते हैं रियासत की तरफ, तो सीधे 1874 में केवल एक स्कूल खुलता है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उस समय राजकाज चलाने के लिए उनको जो दक्ष लेखक होते हैं, जो दफ्तर चलाते हैं, वो कहाँ से मिलते होंगे। तो उस समय सुना हमने कि पश्चिम में लाहौर और पूरब में बनारस हम सब के लिए शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। और हम कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन की यात्रा के बाद फिर वो ट्रेन पकड़ते थे, बनारस पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक छोटा सा इतिहास मैं आपके सामने रख रहा था। उसके बाद जो सवाल उठा, वो सवाल यहाँ के लिए बहुत लाजमी था। 1876 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया, लंदन में संसद में। जब वो एक्ट लागू हुआ तो भारत में गोपाल कृष्ण गोखले और पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल, और 3-4 लोगों ने कहा कि हम भी ब्रिटिश सत्ता की प्रजा हैं, अगर एक कानून वहाँ लागू हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं लागू होना चाहिए। जब उन्होंने इसके लिए आंदोलन, चिट्ठी पत्री वगैरह जो भी शुरू किया, उसको ठुकरा दिया गया। लेकिन 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंग्लैंड पर प्रेशर था, उनको सैनिक चाहिए थे, रसद चाहिए थी, तो उन्होंने कहा भाई आपकी ये मांग हम मान लेते हैं। और 1917 में शिक्षा अधिकार कानून के नाम पर उन्होंने पटेल एक्ट लागू कर दिया। लेकिन वो एक्ट के लिए कोई पैसा प्रोविज़न नहीं किया गया, उसके प्रावधान किए गए कि हर बच्चे को स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा, शिक्षक आएंगे। 1917 में देश की हालत ऐसी थी नहीं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो मकसद था लूट का, उस लूट के बीच में शिक्षा का सिस्टमेटिक प्रसार करने का तो प्रश्न नहीं होता है। तो उन्होंने पटेल एक्ट तो पारित कर दिया, लेकिन उस एक्ट के एक भी प्रोविज़न को लागू नहीं किया। 30 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के भीतर इस बात को लेकर बहस की गई कि शिक्षा और काम को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए या न किया जाए। तो जब उसका सवाल उठा तो उसके 2 पक्ष थे। एक पक्ष का कहना था अगर हम इसको मौलिक अधिकार बनाते हैं तो हर नागरिक को ये अधिकार मिल जाएगा कि नहीं मिला तो वो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा, सरकार के पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है, स्कूल तो खोल देंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आपके पास टीचर्स को तैयार करने के इंस्टीट्यूट नहीं है, करिकुलम नहीं है, और स्कूलों के भीतर जो बुनियादी सुविधा चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए और टीचर्स चाहिए, ये सब उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। हम लगातार लिटिगेशन में फंसते रहेंगे। इसलिए इसको मौलिक अधिकार बनाने के बजाय इसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और कह दिया कि इस संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ी। कोठारी कमीशन की सिफारिशों में एक तो पड़ोस का स्कूल और दूसरा अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बन पाया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को आदेश किया कि ये अनिवार्य तो है, हर बच्चे के लिए स्कूल उपलब्ध कराएंगे आप 3 साल के भीतर। नहीं हो पाया। संसद ने संकल्प पारित किया। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क, केरला शास्त्र साहित्य परिषद, जो 1990 में पूरे देश के अंदर साक्षरता आंदोलन को संचालित कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा सफल जो आंदोलन रहा था वो 400 जिलों में था। उनमें केरल के अधिकांश जिले थे, तमिलनाडु के थे, आंध्र प्रदेश के थे। उत्तर भारत में और खासकर उत्तराखंड में
चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा और टिहरी, ये 4 जनपद सबसे ज़्यादा उस साक्षरता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। मैं चमोली में था, मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ा। हम लोगों ने 120 जगहों पर नाटक और गीतों के जरिए साक्षरता का संदेश पहुंचाया। इस संदेश को 98,000 लोगों ने सुना। हम करते ये थे कि फ़ोटो खींच दिया, फ़ोटो खींच के उसका प्रिंट निकाल के गिनती करते थे कि कितने लोग आज हमारे कार्यक्रम को देखे हैं। तो 4 लाख आबादी के चमोली में 98,000 लोगों ने ये कार्यक्रम देखा 120 जगहों पर। उसके बाद साक्षरता कक्षाएं शुरू हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको काम करना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने ही स्कूल में जहां मैं प्रवक्ता था फिजिक्स में, मैंने वहां पर 7 कक्षाओं का संचालन शुरू किया, जिसमें 72 महिला पुरुष थे, जिसमें शायद 11 पुरुष थे और करीब 61 करीब महिलाएं थी। इन कक्षाओं का संचालन करने में 3 प्राइमर हमको पढ़ाने होते थे। मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा गढ़वाल उत्तराखंड की। वो क्या हुआ सवाल कि वहाँ सास झगड़ा करती थी, बहू नहीं जाएगी, खाना तो कौन बनाएगा यहाँ। तो मैं जाता था कि टाइम एडजस्ट कर दीजिए आप, सिर्फ 3 महीने की बात है। मुझे तो जाके रिक्वेस्ट करना होता कि माँ जी थोड़ा आप टाइम एडजस्ट कर दीजिए, या तो 9 बजे बनाइए या फिर 7 बजे बना के छोड़ दीजिए इनको। इन 72 लोगों में से 53 लोगों ने तीनों प्राइमर पूरे किए। तीनों प्राइमर पूरे किए। यूनिसेफ की टीम पूरी हमारे साथ काम कर रही थी। भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, यूनिसेफ और तमाम संस्थाएं काम कर रही थी। उसका मॉनिटरिंग होता था, मिशन आ रहा है कि देखने की कार्यक्रम चल कैसे रहा है। मैंने बुला दिया अपने यहाँ। मेरे इंटर कॉलेज में 52 में से 41-42 महिलाएं और 1 आध पुरुष मौजूद थे। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और फिर गीत सुनाया सफदर का, क ख ग सीखोगे अगर, कठिन न होगी कोई डगर। और उसकी आखिरी लाइन है, वो मिशन के साथ मैं आई हुई एक महिला भावुक हो गई। वो गाती हैं महिलाएं, आंख मूंद कर चलती थी मैं राहों पर, वहीं बन गए हैं साथी मेरे अक्षर। तो ये जो बदलाव था शिक्षा के सवाल पर, वयस्क नागरिकों की शिक्षा के सवाल पर, मैं आज तक ये मानता हूँ कि सरकारी नौकरी करते हुए, तनख्वाह पाते हुए मैंने जो कुछ किया वो बहुत बड़ा उपकार ना समाज पे किया है और ना अपने सिस्टम पे किया है। ये तो सभी करते हैं, कोई 19 करेगा, कोई 21 करेगा। ये जो काम किया था, ये काम आज तक मेरी आत्मा को सुकून देता है, क्योंकि इस काम के लिए मुझे कोई मेहनताना नहीं मिला था। और मैंने उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट टीम का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा वहाँ बैठ के निर्देश देने से बेहतर है कि लोगों के बीच में काम करूँगा। जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था तो हमने कहा कि ज़िंदगी भर साक्षरता कार्यक्रम थोड़े चलाएंगे। अगर हम हर बच्चे को स्कूल तक ले आएंगे तो फिर हमको भविष्य में साक्षरता कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा अधिकार कानून की लड़ाई जो 1780 में शुरू हुई थी, नहीं 1880 में, उसको हम लोगों ने शुरू किया और पूरे देश के अंदर लगभग 50 लाख हस्ताक्षर करके हमने राष्ट्रपति को सौंपाई। ये कानून पारित होने से पहले, अब मैं चूँकि सरकार में फिर तो PS उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग का इम्तहान पास करके पहुंच गया था। ये बहुत आसान नहीं था कि एक सामाजिक आंदोलन में आप सक्रिय रूप से भाग लें, लेकिन ये जोखिम भी उठाया। हमने कहा कोई बात नहीं है, ये सरकारी नौकरी के साथ में ऊंच नीच होता रहेगा, लेकिन ये जो सामाजिक काम है और ये जो बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है, इस आंदोलन में सक्रिय होना है। तो उसका जो आखिरी सेमिनार था वो था JNU सिटी सेंटर में। उसके इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी है दिल्ली में, वहीं एक ही कैंपस में। वहाँ पर हम 500-600 लोग थे। वहाँ पर उसके ड्राफ्ट पर डॉक्टर विनोद रैना, जो उस समय BGVS के महासचिव थे, और सरकार ने उनको अपना ड्राफ्ट कमेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य नामित किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर का पद 35 साल में छोड़ने वाले विनोद रैना हमेशा आदर्श थे। तो मैं सोचता था कि प्रोफेसर के आरामदेह सम्मानजनक जिंदगी को छोड़ के जो आदमी साक्षरता और शिक्षा के लिए सड़क पे आ रहा है, तो हमें भी इतना लोभ करने की जरूरत क्या है। हम लोग गए वहाँ सेमिनार में और उसके प्रारूप पर पूरे दिन चर्चा हुई, क्या क्या शामिल किया जाना है, क्या बेकार सा है, कौन सा प्रासंगिक है। और उसके बाद पार्लियामेंट में वो गया और 9 अगस्त को पार्लियामेंट ने 2009 को 17 अगस्त को या 27 अगस्त को पार्लियामेंट ने पारित किया और 28 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर करके नोटिफाई कर दिया। वो एक्ट हिंदुस्तान की शिक्षा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उसी साल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ
यानी सरकार ने दो संकल्प एक साथ किए, एक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आरटीई एक्ट 2009 और दूसरा माध्यमिक शिक्षा को भी उसी दिशा में लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की। उस पहले 3 वर्षों में भारत सरकार ने जो बजट एलोकेट किया शिक्षा के लिए वो इतना ज़्यादा था, वो इस इतिहास में इससे पहले नहीं था। अब हम क्या देख रहे हैं, उस 3-4 साल के अंदर निश्चित रूप से बहुत गहरे असर इसके पड़े। स्कूलों में संरचना और शिक्षकों की भर्ती, पहले क्या होता था 1:35-40 क्या था, 91 बच्चे होंगे तो तीसरा शिक्षक आएगा। उन्होंने अब उसको बदल के किया कि 61 बच्चे होंगे तो तीसरा शिक्षक आएगा। कम से कम हर स्कूल में 2 शिक्षक जरूर होंगे, प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 3 शिक्षक होंगे। 1 किलोमीटर के दायरे पे प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे पे आपका उच्च प्राथमिक स्कूल। और कोई भौगोलिक बाधा है तो बाधा को अगर देखेंगे तो फिर वो दूरी का मानक क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उस एक्ट में स्कूल के मानक और मानदंड भी तय कर देते, स्कूल कैसा होना चाहिए न्यूनतम। ये जब सब तय किया गया, वो एक्ट का धीरे धीरे, वो दरभंगा के राजा थे जिन्होंने उसका विरोध किया था और उधर आपके बड़ौदा के महाराजा थे जो अपने राज्य में उस एक्ट को लागू कर रहे थे 19वीं सदी में। दरभंगा के महाराजा कह रहे थे कि सारे बच्चे पढ़ने जाएंगे गरीब गुरबा, तो हमारा हल कौन चलाएगा। ये आज फिर हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये दरभंगा के राजा और बड़ौदा के महाराजा के बीच में जो वैचारिक संघर्ष है वो आज भी विद्यमान है। और वो विद्यमान किस तरह से है, शिक्षा में, सेहत में, रोजगार में, समाज में सम्मानजनक भूमिका में हाशिए पर जो लोग गए हैं उनको वहीं रखने की जो कोशिश है और तेज हो गई। वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक सवाल हो और शिक्षा के सवाल हो, वो सब जगह वो फिर से वो जो रिएक्शन है वो फिर से उठा रहा। अब क्या देख रहे हैं हम, वो बजट को हम लोग देखते हैं कि कितना अरब करोड़ आपने दिया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि टोटल बजट आउटले का ये कितना %। तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। हमें केवल सुकून ये है कि वो लड़ाई जो लड़ी थी साक्षरता के लिए, फिर शिक्षा के लिए, वो लड़ाई जारी है। उसमें बहुत सारे मुकाम पर जीत हासिल होती है, बहुत सारे जगह हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जो दूसरा जो सबसे बड़ी बात हो गई है, 3500 स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर दी गई है पूरे राज्य में। पहाड़ों के भीतर स्कूल क्यों खोले गए थे, जो आरटी एक्ट कहता है कि अगर कोई भौगोलिक बाधा है तो ये 1 और 3 किलोमीटर के मानक को आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहाड़ों के अंदर, मैं मोरी में भी रहा हूँ, मैं उत्तरकाशी रहा हूँ, मैं टिहरी में रहा हूँ, पौड़ी में रहा हूँ, तो वहाँ देखता हूँ मैं कि बच्चों को कैसे कैसे जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर एक रायपुर के बगल में माल देवता के अंदर एक गांव है, वहाँ के बच्चों को तो ट्रॉली पे जाना पड़ता है स्कूल में। बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं। स्कूल बंद क्यों करें, क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो गई। बच्चों की संख्या कम हो गई है, ये तो आपने संकल्प किया ही नहीं था। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि बच्चों की संख्या कम होने पर आप स्कूल बंद करेंगे। तो ये तो परिदृश्य था इसका। तीसरा जो परिदृश्य है, स्कूल बंद होंगे तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्लस्टर स्कूल में लाएंगे। देखते हैं क्या होता है, बच्चे कितने स्कूल से वंचित होते हैं। क्योंकि मैं आज ऐसे जनपद में, अभी तो मैं वहाँ से रिलीव हो गया हूँ, हरिद्वार में 1 साल रहा हूँ मैं। हरिद्वार को देखता हूँ मैं जस्ट पहाड़ के कंट्रास्ट में, तो सामाजिक रूप से विभाजित, शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा उदासीन अगर कोई समाज मैंने अपने पूरे लाइफ में देखा है, जहाँ जहाँ सेवा की है, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, देहरादून में, अब हरिद्वार में, मैंने वैसा कोई मिसाल देखी नहीं। हमारा बीजीवीएस संगठन जो था हरिद्वार में आरटी पे काम कर रहा था, 3 वर्षों में हमने सर्वे करके देखा कि वहाँ पर 17-18 हज़ार बच्चे जो स्कूल नहीं जाते। ये बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि नाम जिनका दर्ज था वो स्कूल नहीं जाते थे। दर्ज नहीं था उनकी संख्या 14,000 थी, लेकिन जो दर्ज नाम थे उनमें सैकड़ों बच्चे थे जो स्कूल जाते नहीं थे। गांव था बुधवा शहीद, खंतवाल जी जानते होंगे। बुधवा शहीद में जब जन सुनवाई की तो 189 बच्चे एक ही गांव के, वो साल भर से स्कूल ही नहीं गए थे। आज मैं देख रहा हूं कि मैं टिहरी से जब गया वहां, तो टिहरी के जितने स्कूलों का निरीक्षण किया मैंने, तो मुझे कभी भी अटेंडेंस 85% से कम स्कूल की नहीं मिली। अगर मौसम खराब नहीं है या गांव में कोई शोक या कोई उत्सव नहीं है, तो वहाँ मैंने किसी स्कूल के अंदर अटेंडेंस 60% से ज़्यादा नहीं देखी।
ये एक ऐसी चुनौती है कि भारत सरकार के नीति आयोग ने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रख दिया। पूरे देश के 117 जिलों में से 2, यूएस नगर और हरिद्वार, सबसे समृद्ध कहे जाने वाले 2 जनपद हैं। शिक्षा और सामाजिक मानकों में सबसे पीछे है, और उसकी तुलना अगर हम अपने सीमांत गांवों से करें तो उनके भीतर शिक्षा को लेके जो ललक है उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं जो इतिहास देखता हूं तो मैं यहाँ देहरादून के अंदर या हरिद्वार में, यूएस नगर में निजी स्कूलों को खोलने वाले, उस ज़माने में निजी का मतलब जनता के स्कूल, जनता इंटर कॉलेज है, एडेड स्कूल हो गया, आज कई स्कूल हो गए, एमकेपी है जैसे यहाँ पर, गांधी इंटर कॉलेज है, साधुराम है, 20 स्कूल है। उन स्कूलों की स्थापना बड़े बड़े ट्रस्टों ने किया, भूमिपतियों ने किया, व्यापारियों ने किया। हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा भूमिपति, बहुत ज़्यादा व्यापारी, बहुत ज़्यादा धनी लोग नहीं थे। एक एक स्कूल का इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों ने श्रमदान किया, जिन पे पैसा था उन्होंने पैसा दिया, स्कूल बनाए, टीचर्स अपॉइंट किए, और टीचर्स अपॉइंट करने के बाद वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे आज पूरे समाज और देश में अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि संसाधनों का जो अंतर है, उन स्कूलों को चलाए जाना आज मैनेजमेंट के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार देती है कुछ स्कूलों को तो वो तनख्वाह देती है केवल एडेड स्कूलों को, उनके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो उन स्कूलों के भीतर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैसिलिटी है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। हमारा इंडेक्स है जो वो कहता है कि केवल 68% सेचुरेशन है हमारा, 32% अभी हासिल करना है। तो जब इतने सालों में हम 68% पे पहुँचे तो 32% और ज़्यादा हासिल करने के लिए हमको बहुत बड़ी यात्रा करनी। तीसरा मुद्दा था शिक्षकों की उपलब्धता का, टीचर्स अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल है तो उनका शिक्षण को लेकर के नज़रिया, नवोन्मेषी काम करने का तरीका, और बच्चों के साथ में उनका संवाद, उनके पेरेंट्स के साथ में संवाद, उसका स्तर बहुत निराशाजनक है। वो क्या है कि देहरादून में अगर आप रहते हैं तो आज तो चक्राता तक भी रोज़ हम लोग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने स्कूलों में जा रहे हैं। तो मैं जब वहाँ था मैंने कहा भाई एक बात सुनिए, अब आप लोगों से मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बात नहीं करता, मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। जो आदमी 100 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर शाम को आ रहा है, वो आदमी अपनी ज़िंदगी के साथ में कितना बड़ा मजाक कर रहा है। पढ़ाई की बात तो भूल जाइए। दूसरा क्या है, क्यों नहीं आ रहे सरकारी स्कूलों में बच्चे? उसके 2 कारण हैं। एक, वर्गीय विभाजन की जो खाई ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश उपनिवेश ने हमारे बीच में डाल दी, वो आज भी चली आ रही है। यूरोप का हम हिस्ट्री देखते हैं तो लॉर्ड्स एंड कॉमन्स इंग्लैंड में ही है। निजी स्कूलों के, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की तादाद इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा है। उसके बनिस्बत मेरी बेटी है, वो कहती है जर्मनी में तो 2% भी प्राइवेट स्कूल नहीं, 98% स्कूल्स हैं वो सारे के सारे सरकारी नियंत्रण में। इसके माने ये है कि इंग्लैंड में जो वर्गीय विभाजन था शिक्षा को लेके, उसका असर यूरोप के बाकी देशों पर नहीं पड़ा है। तो वहाँ क्या है कि जो लॉर्ड्स हैं उनका बच्चा उस स्कूल में कैसे पढ़ेगा जहाँ पर वो जो काम करने वाले मजदूर हैं और हाशिए पर जो लोग हैं उनके साथ नहीं पढ़ेगा। ये दर्शन हमको सिखाने वाले वही अंग्रेज हैं। अमेरिका भी ऐसा नहीं है। तो आज हमारा निजी स्कूलों के प्रति जो झुकाव है उसके पीछे कोई गुणवत्ता प्रश्न नहीं है। हम झूठ कहते हैं। हम कहीं भी जा कर के, खुद मैं शामिल हूँ उसमें, मैं अपराधी हूँ इस मामले में। जब मैं 99 में देहरादून में आया तो मैंने अपने 3.5 साल के बेटे और 6 साल की बेटी को निजी स्कूल में रखा, और बाद में मैं अपने एक लेक्चरर था ध्यानी, आजकल वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने बड़कोट में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन किया, 2 बच्चों का। अब वो खबर बन गई अखबार में। अब मैंने उससे कहा कि मैं आज शर्मिंदा हूँ, तुमने जो कदम उठाया है वो मुझे 99 में उठाना चाहिए था, और मैं समाज की उसी धारा में बहता हुआ निकल गया। और आज मेरे बच्चे हिंदी के बुनियादी जो रचनात्मक ज्ञान है उससे वंचित है। मुकाम कोई भी हासिल कर ले तो क्या हुआ कि वो वर्गीय जो धारणा हमारे हृदय में थी वो आज भी गई नहीं है। तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? उसके पीछे क्वालिटी कोई फैक्टर नहीं है। हमने आज तक किसी स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करते समय ये नहीं पूछा
कि आपके स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाले गुरुजी की शैक्षिक और ट्रेनिंग की योग्यता क्या है, साइंस पढ़ाने वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, सोशल साइंस पढ़ाने वाले, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कि योग्यता क्या है। जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षक की योग्यता तो बाकायदा विज्ञापन पर सरकार ने तय कर दी है। ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए, टीईटी होना चाहिए, नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बनेंगे। निजी स्कूलों के भीतर ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो वर्गीय अवधारणा ने ये हालत पैदा कर दिया कि मैं परसों सेंसस देख रहा था हरिद्वार का, 6% सामान्य जाति का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, 94% बच्चा है जो या तो एससी से है, एसटी है, ओबीसी है या माइनॉरिटी से है और गरीब तबकों से। वो 6% सवर्ण जाति के लोग हैं, बाकी उनके 94 बाकी जो बच्चे हैं वो आपके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो सब के सब बहुत धनी लोग नहीं है, वो धनी लोग नहीं है। कोविड के दौरान जब उनका रोजगार चला गया तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि स्कूल को लिख के दीजिए कि मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। मैं कहा जब आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो सरकारी स्कूल में आइए और हमको चुनौती दीजिए कि अपना सरकारी स्कूल ठीक करिए, हमें तंग करिए, हमारे घर पे धरना दीजिए दफ्तर में, वो सब करेंगे। लेकिन जब नहीं है, हाशिए का आदमी है, तो शिक्षा को लेकर के चुनौती भी नहीं है। तो ना शिक्षक को डर है, ना अधिकारी को डर है, किसी को भी डर नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। धाद ने कक्षा कोना, ये जो आपका एक कोना कक्षा का ये कार्यक्रम शुरू किया, ये शिक्षक, स्कूल और समुदाय के बीच में जुड़ाव का एक पुल बनेगा, ये मैं कामना करता हूँ। क्योंकि हमारे शिक्षकों की दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो संवेदनहीन होते जा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी गैरसैंण में एक टीचर है, वो पिछले 16 साल से एक स्कूल में ढोंडियाल है कोई, वो ट्रांसफ़र भी नहीं चाहता सुगम में, उसे स्कूल का कायाकल्प कर दिया। वहाँ के बच्चे पूरे हायर एजुकेशन में नाम रोशन कर रहे हैं। और सैकड़ों शिक्षक है मेरी सूची में, सैकड़ों, जिन्होंने अपने स्कूल का परिदृश्य बदल दिया है। लेकिन वो कहते साहब कितना भी विश्वास दिलाइए, लेकिन हमारे पास उस वर्ग के बच्चे जो अपने आप को एलीट कहते हैं वो आते ही नहीं। ये विडंबना है। दूसरी गलती क्या है कि बच्चा बीमार हो गया है, उसके घर में कोई हादसा हो गया, अगर शिक्षक उसके घर में जाकर के उसको सांत्वना दें, उसके साथ खड़े हो जाएं, तो कम्युनिटी भी सोचेगा कि मेरा चिंता किया गया है, मेरे पास आया। क्या हालत है। हरिद्वार में एक टीचर था हमारा, अभी ट्रांसफ़र होके गया चक्रता से। रुड़की के पास में एक स्कूल है रामपुर, शहर से लगा हुआ, उसका पोस्टिंग किया हुआ। वो अगले दिन अपने जीजा के साथ मेरे पास आया, जीजा को अंदर भेज दिया, कहा कि साहब वो मेरा साला है ना, आपने कल उसका अपॉइंटमेंट किया था। मैं कहा, बोला उसका संशोधन नहीं हो सकता। मैं कहा क्यों? सर असल में वहाँ पर ना मुसलमान और एससी ज़्यादा है। तो मैंने अपने स्टेनो को बुलाया और कहा कि इसका सस्पेंशन का ऑर्डर बनाओ। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या इसका जी जा रहा है, क्या तो जी जा रहा है। मैंने कहा इसको सस्पेंड करो, उसको चार्जशीट करो। उसको चार्जशीट किया तो उसने कहा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा तुम्हारी तरफ से तुम्हारे जीजा ने कहा है। और एक शिक्षक अगर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है तो उसे शिक्षा में किसी भी तौर पर रहने का। ये सैद्धांतिक दावे हम बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर अब भी वो कूड़ मगज जो चीज़ें हैं वो बहुत गहरे धसी हुई हैं। तो मैंने शिक्षकों से कहा कि जिसके भीतर बच्चों को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है उसको शिक्षक कहलाने का कोई हक नहीं। सरकारी नौकर के तौर पे तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक के तौर पे आपका सम्मान नहीं कर सकते। और हमारे पहाड़ के भीतर स्कूल सिमटते जा रहे हैं, जो अब 3500 स्कूल जो बंद होंगे उसमें हरिद्वार का एक भी स्कूल नहीं। सबके सब हमारे चमोली, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के। ये चिंता है। धाद संस्था ने जो पहल की है उस पहल के लिए मैं आपको आज 10 स्कूलों के लिए मैं धाद का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और बहुत वक्त दिया उसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आप के संबोधन को हम सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और जो हम आपसे चाह रहे थे सच में वो पूरा हुआ। 3 दिन 4 दिन पहले योजना बनी थी विमर्श की, लेकिन वो आज सार्थक हो गई आपको सुनने के बाद। और मुझे लगा कि जो हम लोग कुनाक्ष पर एक भावनात्मक रूप से काम करने के लिए आ गया है, क्योंकि हमारे हम सब लोग जब इस बात पर कर रहे थे तो वैचारिक कमिटमेंट तो था ही, लेकिन एक भावना भी थी कि हमको अपने गांव के स्कूल के लिए कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए और क्या रास्ता हो।
तो उसको एक वैचारिक आधार आपने दिया और आपने एक बड़ी लंबी कहानी बताई। लेकिन सर मैं चाहूँगा कुछ सवाल हम लेते हैं, 15 मिनट का समय लेंगे केवल, उसके बाद अमोली जी बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी 5:15 हो रहा है। तो आपसे अपेक्षा रहेगी, शादी में जाना होगा तो 6:30 बजे हम इसको ऑफ कर देंगे। हाँ अच्छा, सवाल साथ में। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि अगर हम सवाल लेंगे तो सर से मेरा सवाल तो पहले मैं ही सवाल कर रहा हूँ, सर ने बोला था, और सर से निवेदन रहेगा कि सूक्ष्म उत्तर दे देंगे, तो हम कुछ और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आता है स्कूलों में शिक्षा का, सर जो कह रहे थे 3500 स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये अक्सर लोग कहते, जो संख्या का जो स्कूलों से संबंध है वो कैसे चैलेंजेबल है, वो सरकार के पास कितना डिस्क्रिप्शन कितना है कि वो स्कूल शिक्षक कम होने पर बंद कर दे। जैसे हम कहते हैं 4 बच्चे हैं, हमसे अक्सर लोग कहते हैं तुम स्कूल में कोना क्यों लगा रहे हो, वहाँ तो 4 बच्चे हैं। हम उनको जवाब देते हैं भाई तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं, तुम उनको क्यों पढ़ा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता है कि स्कूल में गाँव में 4 बच्चे रह गए तो उनको स्कूल में शिक्षक नहीं होना चाहिए। और इसका जो स्कूलों के बंद होने का लड़कियों की शिक्षा से कितना संबंध है, क्योंकि हमको ये लगता है कि जितना स्कूल दूर होता है तो लड़कियों की शिक्षा सबसे पहले प्रभावित होती है। तो मैं चाहूँगा सर इस पर 2 छोटा सा उत्तर। बिल्कुल निस्संदेह, पहला सवाल यही है कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का सफ़र 1880 से शुरू होकर 2009 में आया, तो ये 129 सालों का संघर्ष है। उस कानून में कहीं भी लिखा हुआ है कि बच्चों की न्यूनतम संख्या इतनी होनी चाहिए तब आप स्कूल चलाएंगे। तो जब आपके संसद में पारित संविधान संशोधन है, उसको मौलिक अधिकारों की धारा 21A में रखा गया है। जब वो मौलिक अधिकार है तो आप उसको छीन नहीं सकते। उसमें स्पष्ट रूप से 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का उल्लेख है, तो आप उसको 5 और 8 किलोमीटर नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, दूरी बढ़ती है तो लड़कियों का स्कूल आने का संभावना कम हो जाती है। ये बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे उत्तरकाशी में काम किया था इसको लेकर के, उस प्रोग्राम का नाम था कैंपेन चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट कैंपेन। वो कैंपेन चलाया था 115 स्कूलों में, और 3 महीने तक मॉनिटर करने के बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि 8वीं पास करने वाले हर बच्चा स्कूल पहुंचे। लेकिन उत्तरकाशी में एक स्कूल है पिलंग, 18 किलोमीटर पैदल है भटवाड़ी से। वहाँ का बच्चा 8वीं पास करेगा तो 9वीं में उसको आना पड़ेगा 18 किलोमीटर चल के पैदल भटवाड़ी। और दूसरा स्कूल था कलाप, नेटवाड़ के सामने खड़े होते तो 11 किलोमीटर की दूरी पे कलाप स्कूल है। दोनों जगह हाई स्कूल नहीं था, दोनों जगह प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो टर्न डाउन कर दिया क्योंकि स्थानीय विधायक नहीं चाहते थे कि वहाँ स्कूल खोला जाए। हमने कहा वो तो तुम्हारी राजनीति है, हम तो अपना काम करेंगे। ये जो अभियान चलाया तो केवल 53 बच्चे थे जो स्कूल नहीं आ पाए थे, और हिंदुस्तान के अंदर पहला जिला था जिस जिले ने 8वीं पास करने वाले 9वीं में इनरोलमेंट में ये अचीवमेंट हासिल किया था। तो भारत सरकार ने मुझे पिछले साल, इसी साल नेशनल अवार्ड दिया उसको लेकर के। तो मैंने कहा अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, न्यूपा को मेरा प्रोजेक्ट है अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए उसको। तो जितने देश भर से अधिकारी आते हैं आप उनको बताते रहिए कि भाई एक ज़िला ऐसा भी है, और उस ज़िले के अंदर गाँवों की पैदल दूरी 27 किलोमीटर। लेकिन जो आप कह रहे हैं जो कानून में उसका उल्लेख नहीं है, तो निश्चित रूप से वो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत गहरा असर डालेगा। जो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ेगा, चाहे वो कास्ट को लेकर है, इकोनॉमिक्स को लेकर के है, जेंडर को लेकर के। बिल्कुल धन्यवाद सर, सुन गया। बच्चा स्कूल नहीं आएगा और आखिरकार वो हादसे पे चला जाएगा, उसको पूछने वाला फिर कोई नहीं होगा। ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि आपकी योजना में ये सर जी ये सर जो 35 से पहले हम लोग को स्टेप ऐसा जब कानून में प्रावधान है कि बंद करने का कोई वो नहीं में था, वो पोर्ट मोर गर्ल्स स्कूल है शिमला शहर के बीच में। एक सेमिनार में वहाँ उच्च शिक्षा निदेशक थे डॉक्टर विनायक बुढ़त होकी, वो मंच से कहने लगे कि 1 से 8 तक बच्चों को फेल करें, कि बच्चों को उसी तरह के समूह में वो करेंगे। तो ये कर नहीं सकते। अगर आप एक मूवमेंट की बात करते हैं, जनता का एक अपील की बात करते हैं सरकार से, तो उसे मानना पड़ेगा कि इस काम के लिए उन्हें संसद में एक संशोधन वो करना पड़ेगा। इस अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि काफी समय पहले जब आपने प्रौढ़ शिक्षा पे काम किया था, उसमें बहुत बड़ा एक परसेंटेज महिलाओं का था, तो उनको स्कूल तक लाना कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर उसमें महिलाओं का। चुनौती ये थी कि शाम को क्लास चलना है, तो हमने तय किया कि भाई जैसे गर्मियों में है तो क्लास 8 से 9 बजे चलेगा। वहाँ सास है, घर में परिवार है, और हमारे परिवार महिलाओं को इसी के लिए जिम्मेदारी देते हैं कि चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी और गायों का दाना पानी करेगी। वो टाइम उनके क्लास में आड़े आ रहा था।
उसे एडजस्ट करना ही इतना मुश्किल काम था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 72 में से केवल 51 या 52 रह गए थे। वो 20 लोग हैं जो वो उनको हम मेन स्ट्रीम ही नहीं कर पाए, उनको हम लोग समझा नहीं पाए, लेकिन वो चुनौती थी। और मैं आपको बताऊं, वो दशक था 90 से और 2000 का, वो दशक में भारत की साक्षरता ने 15-16% की एक छलांग लगाई थी और BGVS को इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग अवार्ड यूनेस्को का है जो वो दिया गया था। और मजे की बात है कि इसके संस्थापक थे जो संस्था के, वो डॉक्टर मॉलकम आदिसेसैया, वो उस समय यूनेस्को की एक इंस्टीट्यूट थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, उसके हेड थे वो। तो उसके हेड थे वो, यहाँ संस्थापक थे। तो पूरी दुनिया के अंदर जो साक्षरता कार्यक्रम है उसका नक्शा बनाने वाले लीडिंग पर्सनैलिटी वो थे। तो ये जो आप कह रही हैं ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। मैं तो स्कूल से घर आता था, चाय पी करके मैं फिर गांव में चल देता कि आज क्या समस्या खड़ी हो गई कि वो सेंटर है वहाँ पर लैंप का तेल खत्म हो गया या बिजली चली गई है, तो उसकी व्यवस्था करनी है। ये इस तरह की। जी कोई और सवाल? मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो शिक्षा में, टीचर्स, जैसे आपने बोला कि टीचर्स जो है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो मैंने देखा मेरे घर में आउट हाउस में एक लड़का रहता है, बीएड उसने 2009 के आसपास किया, उसने आज तक उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो वेट कर रहा है मुझे सरकारी नौकरी मिले, टीचर बने। मतलब इस बीच में उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, और वो काम क्या कर रहा था अभी तक मैं देख रहा हूँ, कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड बन गया कुछ दिन किया, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है, क्यों करेगा। फिर वो जोमेटो में वो जो सामान ले जाते हैं ये किया, करते कराते अभी हालत ये है कि वो घर में बैठा है और बीवी जो है हॉस्पिटल में जो है कुछ वो काम करे, लेकिन ही इज ट्राइंग कि वो टीचर बने। TET क्या होते हैं ये, मतलब आपके LT या प्राइमरी में उसकी वो इतना एग्जॉस्टेड हो गया है कि अगर अब इसको नौकरी मिलेगी, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, आगे का सीन आप समझ सकते हैं। तो आप इसको मेरे ख्याल आप ज्यादा जानते होंगे, मैंने एक एग्जांपल दी है। वो क्या उन्होंने जो हमारा स्पेशल BTC प्रोग्राम था टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए, जब उन्होंने कहा कि आपके डाइट्स के अंदर जो 50 या 100 लोग ट्रेनिंग होके आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट की नीड पूरी नहीं कर रहे, कैसे भर्ती करेंगे। तो उनका BEd के टीचर्स हैं जो किए हुए हैं उनको आप भर्ती करेंगे, 6 महीने डाइट में उनको ट्रेनिंग देंगे, उसे नाम दिया स्पेशल BEd, विशिष्ट BTC, स्पेशल BTC। वो क्या था, ईयर वाइज मेरिट बनी उसकी, उसका एकेडमिक मेरिट नहीं बनी, एप्लीकेंट की एकेडमिक मेरिट नहीं बनी, ईयर वाइज मेरिट बनी, जैसे आप कह रहे हैं। अब मेरा अनुमान यह है कि 2009 तक का नंबर तो आ गया है पिछली भर्ती में, तो 2009 तक आ गया। अब उसके बाद 2010 से लेके 12-13 तक के अभी आएंगे टीचर्स और उनको आप भर्ती करेंगे। चलिए सर मुझे लगता है कि विषय आगे का सीन क्या होगा, अभी तक जो टीचर थे वो तो ठीक है, लेकिन आगे फिजिकली ही एग्जॉस्टेड। चलिए सर ये विषय अलग है थोड़ा सा, तो अभी हम अगर कोई और सवाल हो नहीं तो अमर जी से मेरा निवेदन रहेगा। और जो स्कूलों के बंद होने का या अभी हम खुद मवादार स्कूल गए थे, तो मैं ये भी बात कहना चाह रहा था सर आपसे कि चूँकि अगर बजट का सवाल है, जो भी सवाल है, चूँकि जो वर्तमान स्कूल सरकारी स्कूल है, आपने कहा था कि मुझे अपराध बोध हुआ कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हारे बच्चे तो खुद वहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका ईमानदार उत्तर ढूंढा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम कहते भी तो अगर मेरा बेटा सेंट्रल स्कूल में जाने को है तो मैं उसे डाल दूंगा सेंट्रल स्कूल में से, लेकिन सेंट्रल स्कूल में हमारे बेटे को एडमिशन मिलता नहीं है क्योंकि रूटीन है, क्योंकि सेंट्रल स्कूल भी सरकारी स्कूल है। लेकिन उसके अलावा जो राज्य सरकार के स्कूल है, एक समय पे तो गांधी स्कूल में हमारे सारे मित्र लोग पढ़ा करते थे, हमारे साथ जॉब करते हैं, मैक्सिमम लोग गांधी गुरु नानक से पढ़े हुए लोग। लेकिन पिछले 20 सालों में गांधी स्कूल और गुरु नानक स्कूल की जो स्थिति है, चाहे वो नारी शिल्प की स्थिति है, वो ऐसे रह नहीं गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है वो वहाँ जाके एस्पिरेंट फील करे। तो दरअसल में समाज को दोष देना तो सरल है, लेकिन हम हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, पैसे का ही सवाल नहीं है, और इसलिए वो चमक दमक का शिकार होता है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर हमारे स्कूलों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती, एक टाइम पे गुरु नानक स्कूल में सभी लोगों के बच्चे जाते थे। मुझे याद है कि पांगती जी का सर, जो SS पांगती जी का बेटा गांधी स्कूल में पढ़ता था, तो हाँ, तो उनका पढ़ता था, तो ऐसा नहीं था वो IAS थे, दर्द उनके DM थे, तो ऐसा नहीं था उस दौर में सही थे। लेकिन पिछले 20 सालों में जो स्कूलों का डिटेरियोरेशन हुआ है, हम प्रत्यक्ष गंवाए। गांधी स्कूल को अभी हम जर्जर अवस्था में देखते हैं, राम प्यारी को, MKP को, तो इसलिए ये एक बड़ा सवाल भी है। तो खैर इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो बात रखते हैं, फिर इसके बाद मौली जी को।
तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। हमने ये कहा कि वर्गीय जो पूर्वाग्रह है ना, उससे ग्रस्त होकर के हमने स्कूलों का चयन किया है। जो हमारे जहन में ये बात थी तो सामाजिक दायरे में भी ये बात फैल गई। उसके बाद जो सरकारी लेवल पर भी हो गया कि जब सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का झुकाव कम हो रहा है तो फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट और निवेश है उसको भी कम करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐतिहासिक कारणों से हम जिम्मेदार हो गए उसके। लेकिन सर ये भी तो है कि जब हम सरकारी स्कूलों को जब हम चलाना चाहते हैं, तंत्र हमारा चाहता है कि भाई सरकारी स्कूल चले, लेकिन जहाँ पर सरकारी स्कूल है तो